हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो ये है बायोलॉजी का थर्ड पार्ट और ये बायोलॉजी का लास्ट पार्ट होगा। जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने जो दो पार्ट पहले डाल रखे हैं और ये थर्ड पार्ट, इन तीनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। इससे पहले अगर आपने दोनों पार्ट बायोलॉजी का नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है ये सिर्फ आपके पीएफओ एग्ज़ाम को ही नहीं कवर कर रहा है बल्कि आपके यूपी ट्रिपल एस से पेट एग्ज़ाम को भी कवर कर रहा है। इसके साथ ही एसआई को कवर कर रहा है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी ये कवर कर रहा है। जहाँ पे भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे हम मानव कंकाल के भाग के बारे में। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मानव कंकाल के भाग को दो भागों में बांटा गया है, उपांगीय कंकाल और अक्षीय कंकाल, यानी एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में यानी अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 अस्थियां होती हैं। तो टोटल 206 बोन्स होते हैं। अक्षीय कंकाल में मानव खोपड़ी के स्कल्स आते हैं जिसमें कि 22 अस्थियां होती हैं। कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम में 26 अस्थियां होती हैं जिसमें कि गर्दन में 7, वक्ष में 12, कटी में 5, सैक्रम में 1 और पुच्छ में 1 होता है। इसके साथ ही उरोस्थी यानी स्टेनम में 1 अस्थि होती है और पसलियां 24 होती हैं। पसलियों में 24 अस्थियां होती हैं राइप्स में। तो ये तो बात हुई अक्षीय कंकाल में कितने होते हैं। उपांगीय कंकाल में अस्थियों की बात करें तो उपांगीय में मेखला होता है, गिरडल्स जिसमें 6 अस्थियां होती हैं और लाइम में 120 अस्थियां होती हैं। ठीक है। कंकाल तंत्र के रोग के बारे में अब हम जानेंगे। कंकाल तंत्र में कौन कौन से रोग होते हैं। गठिया होता है, गॉट। गठिया शरीर की अस्थियों की जोड़ों से संबंधित एक रोग होता है, गठिया। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन हो जाता है, लालिमा हो जाती है और दर्द होता है। पैर के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को पोडेग्रा कहा जाता है। लगभग 50% मामलों में पैर के अंगूठे यानी जो बिग टो होता है उसकी मेटाटार्सल फैलेंजियल जॉइंट प्रभावित होती है। गठिया रोग होने का कारण शरीर के रक्त में यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड के स्तर का बढ़ जाना होता है। ये यूरिक अम्ल क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों, टेंडन और जोड़ों के आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। गठिया को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है, गॉट को। अब आगे हम आर्थराइटिस या संधि रोग के बारे में जानेंगे। तो ये भी रोग जो है ये जोड़ों से संबंधित रोग होता है जिसमें कि हड्डियों के जोड़ों के स्थान पर सूजन आ जाती है, त्वचा लाल हो जाती है और अक्सर जोड़ों में दर्द होता रहता है। इसके बाद अगली जो बीमारी है जो कि हम जानने वाले हैं कंकाल तंत्र में, ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारी होती है जिसमें कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। हड्डियों की प्रोटीन की मात्रा और प्रकार असामान्य हो जाते हैं। ये रोग हार्मोन यानी एस्ट्रोजन की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस रोग को कई प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला जो इसका प्रकार है वो है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। ये 2 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 में महिलाओं से रजोनृत्य यानी मोनोपॉज के बाद इसके होने की संभावना रहती है और टाइप 2 में ये बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों में 75 ईयर की एज के बाद होती है, लेकिन महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादा रहती है ये। और दूसरा इसका जो प्रकार है वो है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। ये स्त्री और पुरुष दोनों को किसी भी आयु में हो सकता है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से अस्थियों के जोड़ सही रूप से काम नहीं कर पाते हैं। इन जोड़ों को आर्थोप्लास्टी करके फिर से ठीक किया जाता है। इसके बाद अगला ग्लैंड्स, ग्रंथियां। ये मानव शरीर के ऐसे अंग हैं जो कि स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं और विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव करते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन है। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है जो कि एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित होता है।
विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे कशेरुकी प्राणियों में 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। इनके द्वारा श्रावित तरल नलिकाओं के द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाते हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि एसेट्रा। दूसरी ग्रंथि है इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये नलिका विहीन होती है। इनके द्वारा श्रावित तरल हार्मोन्स कहलाता है, जो कि रक्त के द्वारा वितरित होता है। थायराइड, पीयूष ग्रंथि आदि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियां, ये वाहिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। इनका भाग अंतःस्रावी, एक भाग अंतःस्रावी और दूसरा भाग बहिस्रावी होता है, जैसे कि अग्नाशय। हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग स्टार्लिंग ने किया था। हक्सले ने इन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहा था। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रिटीन है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रिटीन। इसके बाद आगे हम एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले वैसे रसायन होते हैं जो कि अंतरकोशिकीय संवेद वाहक के रूप में काम करते हैं, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम में क्या अंतर है? हार्मोन्स का आणविक भार कम होता है, जबकि एंजाइम्स का आणविक भार अधिक होता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित होते हैं और रक्त के माध्यम से अपने कार्यकारी अंग तक पहुंच जाते हैं, और एंजाइम्स का उत्पादन और श्रवण बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है और ये नलिकाओं के द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं या फिर उसी स्थान पर कार्य करते हैं। हार्मोन्स रासायनिक रूप से प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइन्स, अमीनो अम्ल और स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं, जबकि एंजाइम रासायनिक रूप से एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन्स ही होते हैं। रासायनिक रूप से एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन्स ही होते हैं, राइबोसोम को छोड़कर, क्योंकि ये आरएनए का बना होता है। हार्मोन्स एक बार रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर के विघटित हो जाते हैं और इनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के बाद भी पूर्ववत बचे रहते हैं और इनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, जबकि एंजाइम रासायनिक क्रियाओं में सीधे भाग तो नहीं लेते हैं बल्कि उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। हार्मोन्स श्रवण केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, हार्मोन्स का श्रवण, और एंजाइम्स का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है। मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय और जनन अंग। अब इन 8 के बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फिनॉइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से एक वृंत यानी स्टॉक द्वारा जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रवण को, व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना इस हार्मोन का काम होता है। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होते हैं, उसकी उपस्थिति में वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावित होता है। अल्पश्रवण यानी हाइपोसेक्रेशन, बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अल्पश्रवण से बौनापन हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पश्रवण से साइमंड रोग हो जाता है, जिसमें कि बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अल्पश्रवण से बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है यानी मिडगेट्स हो जाते हैं, और वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पश्रवण से साइमंड रोग हो जाता है, जिसमें कि रोगी पतला व अपने उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है। और अतिश्रवण रोग यानी हाइपरसेक्रेशन में बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से अतिकायिकता यानी गिगेनिट्स हो जाते हैं, और इसमें सभी अंगों का विकास सामान्य हो जाता है और शरीर भीमकाय हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? गिगेनिट्स हो जाते हैं। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से एक्रोमेगेली हो जाता है। कौन से रोग हो जाते हैं? एक्रोमेगेली हो जाते हैं। एक्रोमेगेली रोग में व्यक्ति की टांगे और हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखाई देता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन है यानी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के श्रवण को प्रेरित करता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये
पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इसका श्रवण तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी या सद्मावस्था में मैक्रोफेज कोशिकाओं जैसे WBC द्वारा इंटरल्यूकिन फर्स्ट स्रावित होता है। और अगला पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये महिलाओं में ये अंडाशय पुटिकाओं के विकास का व अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण करता है। पुरुषों में ये हार्मोन वृषणों में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में ये ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में ये एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर के अंडाशय को अणु से मुक्त करने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए और गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में ये वृषणों के विकास और टेस्टोस्टेरोन के स्रवण को प्रेरित करता है। RPL प्रोलैक्टिन। इसे ल्यूटिक ट्रोपिन हार्मोन यानी LTH या मेमोट्रोपिक हार्मोन यानी MTH भी कहते हैं। ये स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी MSH। ये मनुष्यों में ये हार्मोन त्वचा पर रंग, तिल व चकत्ते आदि बनने को प्रेरित करता है। जंतुओं में ये त्वचा के मेलानाइन को फैला करके त्वचा रंग को नियमित करता है। जंतुओं में ये त्वचा के वर्णकों को फैला करके त्वचा के रंग को नियमित करता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन मूत्र के सांद्रण का कार्य करता है। वासोप्रेसिन के अल्पश्रवण से मूत्र की मात्रा और तंतुता बढ़ जाती है। ये स्थिति मूत्रालता यानी पॉलियूरिया अथवा डायबिटीज इंसिपिटीज कहलाती है। इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसके उपचार के लिए कृत्रिम ADH का उपयोग करते हैं जिससे कि पिट्रिसिन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में ये प्रसव यानी लेबर पेन के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है और इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। शिशु के जन्म के बाद ये स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है, अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। गाय भैंस के थनों से दुग्ध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर ताप, भूख और प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा 9 ऐसे हार्मोन्स तत्व स्रावित किए जाते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन्स के श्रवण को नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास, समस्थैतिकता यानी होम्योस्टैसिस और उपापचय आदि सभी का नियमन और समन्वय करते हैं। थायराइड ग्लैंड यानी अवटु ग्रंथियाँ। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है जो कि 2 पालियों से बनी होती है। मुख्य कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 स्रवण करती है। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका मुख्य कार्य बुद्धि को नियंत्रित और शरीर का विकास करना है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन थायरोट्रोपिन यानी TSH है। इसके बाद अल्पस्राव यानी हाइपोसेक्रेशन से रोग कौन से होते हैं? तो हाइपोसेक्रेशन से होने वाले रोग है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इनके कारण मंद बुद्धि और बौनापन हो जाता है। दूसरा रोग है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा वयस्कों में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। मिक्सोडेमा इसमें रोगी में धीमी हृदय धड़कन, निम्न शरीर ताप, पेशीय थकान आदि रहती है। घेंघा रोग गोइट्री। ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। खाने वाले नमक में उचित मात्रा में आयोडीन लेने पर घेंघा रोग का निदान हो जाता है। थायरॉक्सिन के अतिस्राव यानी हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रेव्स या फिर एक्स ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग हो जाता है जिसमें कि आंखें बाहर की ओर उभर जाती है और उपापचय दर बढ़ जाती है। पैरापुटिकीय कोशिका यानी सी सेल्स एक आयोडीन रहित हार्मोन कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन यानी TCT का स्रवण करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा का नियमन करता है। अगला जो रोग है वो है हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो डिजीज।
आनुवंशिक कारणों, लिंग हार्मोन्स, आयोडीन के अत्यधिक सेवन और संक्रमण आदि के कारण थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें शरीर के पदार्थ ना मान करके विष पदार्थ या बाहरी एंटीजन मानने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो कि इन हार्मोन के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। थायराइड संबंधित अनियमितताएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच या कॉल्पिक हार्मोन का स्राव करती है, जिनका मुख्य काम रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना होता है। अल्पश्रवण यानी हाइपोसेक्रेशन, पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्पश्रवण से कंकाल पेशियों जैसे बाह, पैर आदि में ऐंठन, जकड़न और कंपन होने लगता है, यानी कंकाल पेशियों में फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि टिटेनी कहते हैं। ये शरीर में रक्त में कैल्शियम के निम्न स्तर के कारण होता है। अतिश्रवण हाइपरसेक्रेशन, पैराथायरॉयड हार्मोन के अतिस्राव से हड्डियों से कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है, जिससे कि हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। ये रोग ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ये ग्रंथियां दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती हैं, जिनका रंग पीला और आकार पिरामिड की तरह होता है। ये शरीर में हार्मोन से संबंधित अनेक कार्यों जैसे रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, प्रोटीन और वसा को जलाना, तनाव पर प्रतिक्रिया देना और रक्तचाप को नियंत्रित करना आदि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स, पहला भाग एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग होता है जो कि 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है। विभिन्न स्तर पृथक पृथक हार्मोन की आवश्यकता पड़ने पर स्राव करते हैं। कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन्स हैं एल्डोस्टेरॉन, ये हार्मोन्स रक्त दबाव को विनियमित करने की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करता है। कॉर्टिसोल, ये हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है और विषम परिस्थितियों में लड़ने या पलायन करने से संबंधित निर्णयों में मदद करता है। एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि पुरुष विशेषताओं और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। DHEA, DHEAS, एंडोस्टेडियोन आदि प्रमुख एड्रेनल एड्रोजन हार्मोन्स हैं। एड्रेनल मेड्यूला, ये अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है। एड्रेनल मेड्यूला जो कि मुख्यतः शरीर के तनाव अनुक्रिया प्रबंध से संबंधित होता है। मेड्यूला से स्रावित प्रमुख हार्मोन्स हैं एड्रेनेलिन और नॉरेड्रेनेलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। ये मेड्यूला में उत्पन्न और संचित रहते हैं। किसी भी आघात या फिर खतरे से उत्पन्न अत्यधिक तनाव के समय मस्तिष्क एड्रेनल ग्रंथि को हार्मोन स्राव के लिए सिग्नल भेजता है। अन्य क्रियाओं के साथ साथ ये हार्मोन्स पाचन को धीमा कर देते हैं, जागरूकता को बढ़ा देते हैं और रक्त प्रवाह को मस्तिष्क और मांसपेशियों की ओर मोड़ देते हैं। एड्रेनलिन के स्रवण का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है, बल्कि स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। एड्रेनलिन के स्रवण का नियमन पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं, बल्कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। रक्त दाब कम होने पर रोगी को एड्रेनलिन दिए जाने पर आराम मिलता है। विरलिज्म, महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों जो कि भारी आवाज़, दाढ़ी मूछें आना, ये सारे पुरुषोचित लक्षण हैं महिलाओं में जो हो जाता है, इसका प्रकट होना विरलिज्म कहलाता है। ये महिलाओं में एड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। गायनेकोमास्टिया पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण जैसे तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि, इसका प्रकट होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है। ये पुरुषों में एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। इस ग्रंथि को पहले आत्मा का स्थान या फिर तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता था। ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय यानी ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि 3 हार्मोन्स का स्रावण करती है। वो 3 हार्मोन्स हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का मुख्य काम त्वचा वर्णक यानी स्किन पिगमेंट मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करना, सोने और जागने के चक्र और शरीर की जैविक लय यानी बायोलॉजिकल रिदम को बनाए रखना होता है। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के विपरीत कार्य करता है।
मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि त्वचा, आंख, बाल और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदि में पाया जाता है और इसके रोग को निर्धारित करता है, जबकि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि मुख्यतः रेटिना और पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। अगला हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है जो कि तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान और रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ करके रक्त दाब बढ़ाने का काम करता है। ये मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है। और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन अधिवृक्क वलकुट यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स से एड्रोस्टेरोन हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है। पीनियल ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने के चक्र, शरीर के तापक्रम और मस्तिष्क चक्र का निर्धारण भी करती है। मनुष्य में लगभग 10 वर्ष की आयु के बाद पीनियल ग्लैंड्स कैल्शियम लवणों के कण जमा होने के कारण नष्ट होने लगती है। इन कणों को ब्रेन सैंड भी कहते हैं यानी मस्तिष्क की रेत कहते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। ये द्विपालीय यानी बाइलोबेड लसिका अंग है जो हृदय और महाधमनी के ऊपर स्थित होता है। जन्म के समय ये लगभग 10 से 12 ग्राम की, यौवन अवस्था में 20 से 30 ग्राम की और वृद्धावस्था में मात्र 3 से 6 ग्राम की रह जाती है। स्पष्ट है कि ये युवाओं में सक्रिय रहती है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता के बाद धीरे धीरे अपघटित होती जाती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है जो कि शरीर में टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल निर्माण को बढ़ा करके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, अतः इसे टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। थाइमस ग्लैंड्स एक अन्य हार्मोन थाइमिन या थाइमोपोइन का स्रवण भी करती है। वृद्धों में थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। वृद्धों में थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी कमजोर पड़ जाती है। और अन्य ग्रंथियां हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जैसे यकृत जो है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक मिश्रित यानी संयुक्त ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही रूपों में कार्य करती है। ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग लगभग 1 से 2% मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं के झुंडों का बना होता है, जिन्हें कि लैंगरहैंस द्वीप या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन और एफ कोशिकाएं यानी एफ सेल पैंक्रियाटिस्ट पेप्टाइड का स्राव करती है। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल्स, ये ग्लूकागन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। ग्लूकागन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य रखने का कार्य करता है। ग्लूकागन प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ग्लूकागन यकृत में संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है और ये प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया से रक्त में ग्लूकोज की आवश्यक मात्रा मिल जाती है। वही बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। ये ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से शुगर यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और मुख से यानी ओरल इंसुलिन लेने पर इसका प्रोटीन की भांति पाचन हो जाता है। सुअरों की इंसुलिन संरचना मनुष्यों से अधिक समानता रखती है, जबकि भेड़ आदि चौपाइयों की इंसुलिन मनुष्य में एलर्जी पैदा कर देती है। इंसुलिन वह प्रथम प्रोटीन है जिसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकों के द्वारा जीवाणु की सहायता से व्यावसायिक स्तर पर बनाया गया था। फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गाय के इंसुलिन की संपूर्ण रासायनिक संरचना की जानकारी दी थी, बोविन इंसुलिन की। इंसुलिन में अमीनो अम्ल के क्रम की खोज करने के लिए लिए सेंगर ने 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला था लिए सेंगर को, जबकि जीन की रासायनिक संरचना संबंधी कार्य के लिए इन्हें 1980 में फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया।
सेंगर प्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें की नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया। आगे हम बात करेंगे जनन अंग यानी गोनैड्स के बारे में। तो जनन अंग उन अंगों, नर में वृषण और स्त्री में अंडाशय, उन अंगों को कहा जाता है जो कि प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। जनन अंगों का मुख्य कार्य युग्मक निर्माण यानी गैमेटिक फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये लिंग हार्मोन्स का उत्पादन भी करते हैं। लिंग हार्मोन्स सहायक लैंगिक अंगों की वृद्धि, विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक व्यवहार आदि को निर्धारित करते हैं। नर व मादा में अलग अलग लिंग हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर हार्मोन्स यानी मेल हार्मोन्स के बारे में, जिसमें कि एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़े वृषण स्थित होते हैं। नरों में वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। नर हार्मोन्स एंटीजन्स इन्हीं अंतराली कोशिकाओं यानी इंटरशियस सेल और लीडिंग सेल द्वारा स्रावित होते हैं, जिनमें से प्रमुख नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन को पौरुष विकास हार्मोन यानी मस्कुलाइजेशन हार्मोन भी कहा जाता है। मेल हार्मोन्स के बाद अब बात करते हैं फीमेल हार्मोन्स के बारे में। तो फीमेल हार्मोन्स में 2 हार्मोन शामिल होते हैं, एस्ट्रोजेंस और फॉलिकुलर हार्मोन यानी एस्ट्रोजेंस या पुटिकीय हार्मोन। कॉर्टेक्स में कई छोटी छोटी अंडपुटिकाएं यानी ग्रैफिन फॉलिकल पाई जाती हैं जो कि एस्ट्रोजेंस का रक्त में श्रावण करती है। गर्भनाल यानी प्लेसेंटा भी एक अस्थायी अंतःस्रावी रचना होती है जो कि मानोकॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन आदि स्रावित करती है। ये नारी विकास हार्मोन यानी फेमिनाइजिंग हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये मादा के लैंगिक लक्षणों और सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से लड़कियों में स्तनों, अंडवाहिनियों, गर्भाशय और योनि का विकास होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन में एस्ट्रेडियोल हार्मोन प्रमुख होता है। और दूसरा प्रोजेस्टेशनल हार्मोन और ल्यूटियल हार्मोन, इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रमुख है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण कॉर्पस लूटियम से ही होता है। ये हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक अनेक लक्षणों के लिए विकास को प्रेरित करता है। मादाओं में एक जोड़ा अंडाशय उदर गुहा में पाया जाता है। मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करता है। गर्भधारण के सभी परीक्षणों का आधार स्त्री के मूत्र में SCG का उपस्थित होना होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया डिंब वाहिनी नली यानी ऑयडक्ट में होती है। आगे हम बात करेंगे जीवों में पोषण के बारे में। तो जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अधिग्रहण जो कि उनकी वृद्धि, विकास और रखरखाव तथा सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, वो पोषण कहलाता है। भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके मुख्य स्रोत हैं शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल और बाजरा। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। ये शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक होता है। इन्हें पादप और जंतु स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो एसिड से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पादप स्रोत से प्रोटीन प्राप्त किए जाते हैं जैसे मटर से, सोयाबीन से, राजमा से, चना और मूंग। और जंतु स्रोत से पाया जाता है प्रोटीन पनीर में, मछली में, मांस, अंडे, दूध एक्सेट्रा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। इसके जंतु के स्रोत हैं जैसे दूध, पनीर, अंडा और मछली। वनस्पति स्रोत है, वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है वसा त्वचा की नीचे जमा होकर के शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है। प्रति ग्राम वसा की उपापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन, मिनरल्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। वही विटामिन की बात करें तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। जल, ये भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है। रेशे यानी फाइबर, ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं फाइबर्स।
प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रतिऑक्सीकारक ऐसे यौगिक होते हैं जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद करते हैं। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय प्रक्रिया चलती हैं। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय प्रक्रियाएं चलती हैं। इस दौरान ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं जो कि कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक यौगिक या पदार्थ इन मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके इन मूलकों के दुष्प्रभाव से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। हरी सब्जियां, फल इत्यादि प्रतिऑक्सीकारक के प्रचुर स्रोत हैं। खनिज लवण। खनिज लवण शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जीवों के लिए आवश्यक खनिज हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में लगभग 20 तरह के खनिज आयनों के रूप में मौजूद होते हैं। शरीर को यद्यपि ये अल्प मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, लेकिन इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से कार्य करना असंभव होता है, इसीलिए इन्हें अल्प पोषक तत्व भी कहा जाता है। खनिज तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, लघु तत्व यानी माइनर एलिमेंट्स और अल्प तत्व यानी ट्रेस एलिमेंट्स। शरीर में खनिज तत्वों का महत्व क्या है? कुछ खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट अस्थियों और दांतों के प्रमुख घटक होते हैं। कुछ खनिज तत्व हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन, रक्त के थक्का करने आदि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ खनिज लवण कोशिका कला की पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। कुछ खनिज आयन उपापचयी अभिक्रियाओं में अणुओं को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ खनिज लवण शरीर के तरल अंतः वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रण, पीएच और रुधिर दाब आदि का निगमन करते हैं। तो आगे हम मेजर मिनरल्स के बारे में जानेंगे। तो मेजर मिनरल्स हैं, उनके स्रोत, उनके महत्व और उनकी कमी से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं इस चार्ट के जरिए। कैल्शियम। कैल्शियम के स्रोत हैं, दूध में कैल्शियम होता है, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, अंडे और मछली, इनमें कैल्शियम होते हैं। इसका महत्व है दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिका और पेशियों के कार्य के लिए ये ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी से दांतों और हड्डियां दुर्बल हो जाती है, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है। फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत हैं, दूध में फास्फोरस होता है, मांस में होता है, अनाज में होता है, अंडे में होता है, मछली में भी होते हैं फास्फोरस। इसके महत्व हैं दांत और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का घटक है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर की वृद्धि एवं कार्य की अवरुद्ध हो जाते हैं। गंधक यानी सल्फर। सल्फर सल्फर के स्रोत हैं अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, ब्रोकली, गोभी, सलजम, ये हैं सल्फर। सल्फर का महत्व है कई एमिनो अम्लों और कुछ हार्मोन्स और विटामिनों का घटक एवं कैरोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है सल्फर। सल्फर की कमी से प्रोटीन की कमी और प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां हो जाती हैं। पोटेशियम। मांस में पोटेशियम होते हैं, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां, इनमें पोटेशियम पाए जाते हैं। पोटेशियम का महत्व है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं और पेशियों की कार्य की हृदय स्पंदन। पोटेशियम की कमी से निम्न रुधिर चाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका होती है। क्लोरीन है खाने वाला नमक, खाने वाले नमक में क्लोरीन होता है। क्लोरीन का महत्व है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन। क्लोरीन की कमी से भूख की कमी हो जाती है, पेशियों में ऐंठन होता है और थकावट होती है। सोडियम, खाने वाले नमक में सोडियम होता है। सोडियम का महत्व है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और हृदय स्पंदन। सोडियम की कमी से निम्न रुधिर चाप, भूख की कमी, पेशियों का ऐंठन और थकावट हो जाते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दूध में होता है, साबुत अनाज में होते हैं, मछली में होते हैं, मांस में होते हैं, हरी सब्जियों में होते हैं। मैग्नीशियम का महत्व है दांतों एवं हड्डियों की रचना, तंत्रिका तंत्र के कार्य की, और इसकी कमी से उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों की कार्य की जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होती हैं। तो ये तो मेजर मिनरल्स था। अब हम ट्रेस मिनरल्स के बारे में जानेंगे। ट्रेस मिनरल्स में है आयोडीन। आयोडीन के स्रोत हैं दूध, अंडे, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। इसके महत्व है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक है आयोडीन। इसकी कमी से बुद्धिहीनता, घेंघा रोग, मंद शारीरिक विकास हो जाते हैं। लौह।
मांस में लौह होता है आयरन, जिगर में मछली, राजमा, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन, पालक, इन सारे में लौह यानी आयरन होते हैं। आयरन का महत्व हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक है। लौह और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है, दुर्बलता हो जाते हैं, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिंक, जिंक का स्रोत है साबुत अनाज, दूध, मांस, अंडे, समुद्री भोजन। जिंक का महत्व है सामान्य बुद्धि, जननांगों के विकास में सहायक होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में, घावों को भरने में सहायक होता है जिंक, और प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है जिंक। जिंक की कमी से अवरुद्ध बुद्धि हो जाती है, खुरदरी त्वचा हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है और दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाता है। तांबा, मांस में तांबा होता है, मेवे में, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली, बीज, पोस्ता और सूर्यमुखी के बीज, इनमें तांबा होता है, पोस्ता में और सूर्यमुखी के बीज में। तांबे का महत्व है साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का संगठक है ये तांबा। लौह उपापचय, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों का विकास करता है तांबा। त्वचा में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करता है तांबा। तांबे की कमी से रुधिर क्षीणता होती है, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता हो जाती है, बालों का रूखा पड़ना हो जाता है तांबा की कमी से। मैग्नीज, मेवा में मैग्नीज होते हैं, साबुत अनाज में होता है, हरी सब्जियां, चाय, फल, अनानास, बीन्स, इन सब में मैग्नीज पाए जाते हैं। मैग्नीज का महत्व है यूरिया संश्लेषण और फॉस्फेट समूहों के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं की कुछ एंजाइमों का संगठक है, घावों को भरता है मैग्नीज और अस्थियों का विकास करता है। मैग्नीज की कमी से उपास्थि, अस्थि और संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता हो जाती है। कोबाल्ट, दूध में कोबाल्ट पाए जाते हैं, पनीर में है, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, ओयस्टर, इनमें कोबाल्ट पाए जाते हैं। कोबाल्ट का महत्व है विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है कोबाल्ट। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है कोबाल्ट। कोबाल्ट की कमी से रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाता है कोबाल्ट की कमी से। सेलेनियम, सेलेनियम का स्रोत है मांस, अनाज, मछली, अंडे, समुद्री भोजन, मेवे आदि। सेलेनियम का महत्व है कई एंजाइमों का संगठक है सेलेनियम। विटामिन ई का सहायक होता है सेलेनियम। संयोजी ऊतकों के लोच के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है सेलेनियम। सेलेनियम की कमी से पेशियों में पीड़ा होता है, हृदय पेशीय क्षय होता है। वहीं क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम ईस्ट में होता है, समुद्री भोजन में होता है, कुछ सब्जियों में भी होता है, मांस में होता है, यकृत में होता है, मेवे, साबुत अनाज, इन सब में क्रोमियम होते हैं। क्रोमियम का महत्व है ग्लूकोज और अपचयी उपापचय में महत्वपूर्ण। इंसुलिन के सामान्य कार्य के लिए ज़रूरी होता है क्रोमियम। क्रोमियम की कमी से ग्लूकोज उपापचय और ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। मॉलिब्डेनम अनाज में होते हैं, फलियां में होता है, कुछ सब्जियों में भी होता है, दूध में, मेवा में, ये मॉलिब्डेनम के स्रोत हैं। मॉलिब्डेनम का महत्व है कुछ एंजाइमों का संगठक होता है मॉलिब्डेनम और उन्हें सक्रिय करता है। मॉलिब्डेनम की कमी से नाइट्रोजनीय अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता हो जाती है। वहीं फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के स्रोत हैं फ्लोरिडेटेड जल यानी पेयजल, चाय, समुद्री भोजन यानी समुद्री मछलियाँ, इनका ये सारे फ्लोरीन के स्रोत हैं। फ्लोरीन से हड्डियों और दांतों की सुरक्षा करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दांतों की दुर्बलता हो जाती है और फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है विटामिन को। विटामिन 2 श्रेणियों में विटामिन को वर्गीकृत किया जाता है। पहला जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B1 थायमीन, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन के स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस, ये विटामिन B1 के स्रोत हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाते हैं। वहीं विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसके स्रोत हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा एक्सेट्रा। B12 की कमी से किलोसिस हो जाता है।
विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। B3 का स्रोत है दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा एक्सेट्रा। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाते हैं। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका स्रोत है दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूर्यमुखी के बीज और गोभी। विटामिन B5 की कमी से वृद्धि में कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, बाल का सफ़ेद हो जाना हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है और अस्थमा हो जाता है, तनाव हो जाता है विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। इसका स्रोत है मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद, केला आदि। विटामिन B6 की कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं और पेशियों में ऐंठन होता है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। इसका स्रोत है दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली, अंडा, यकृत। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां आ जाती हैं विटामिन B12 की कमी से। अगला विटामिन बायोटीन। इसका स्रोत है यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, अखरोट, मेवा में अखरोट, केला, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां और चॉकलेट। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाते हैं, बालों का झड़ना हो जाता है। फ्लोरिक अम्ल समूह। फोलिक अम्ल समूह के स्रोत हैं यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, शतावर। इसकी कमी से रुधिर की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, वृद्धि का अवरोध होना होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। इसके स्रोत हैं नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी और पालक। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। ये तो जल में घुलनशील विटामिन थे। अब हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल का विटामिन ए का स्रोत है दूध, मक्खन में होता है विटामिन ए, दही, अंडा, यकृत, मछली के तेल में पाए जाते हैं विटामिन ए, पालक, ब्रोकली, गाजर और अखरोट। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध रुक जाना, वृद्धि में कमी हो जाना और कैरोटोमैसिया हो जाता है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत हैं मक्खन, यकृत, अंडा, सूर्य का प्रकाश, मछली और दूध। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है वयस्कों में और रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का स्रोत है मूंगफली तेल, गेहूं, सोयाबीन, बादाम, अंडे का जर्दी। विटामिन ई की कमी से जननांग और पेशियां कमजोर हो जाती है और जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का स्रोत है अंडा, यकृत, दूध, दुग्ध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, ऑलिव और कैनोल ऑयल। ये सारे विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव का होना होता है। जीवधारियों में पोषण की भिन्न भिन्न विधियां पाई जाती हैं। खाद्य प्राप्ति के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में बांटा जाता है, स्वपोषी और परपोषी, जिसको विषमपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो केवल पादप ही अपने परिवेश में उपस्थित जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज से अपना भोजन बनाते हैं। पोषण की वो विधि जिसमें कि जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं, खुद से संश्लेषित करते हैं, वो स्वपोषण कहलाता है और ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। वहीं परपोषी यानी विषमपोषी मानव सहित अन्य प्राणी अपना भोजन पौधों और अन्य जीवों से प्राप्त करता है, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। इन दोनों ही विधियों के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश संश्लेषी विधि में पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जल और कुछ अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वहीं रसायन संश्लेषी में यदि स्वपोषी अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं तो उसे रसायन संश्लेषी कहा जाता है। विषमपोषी या परपोषी। विषमपोषी जो होते हैं, इस तरह के पोषण में दूसरे जीवों के द्वारा संश्लेषित खाद्य का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे कि ये बहुत सारे होते हैं, जैसे परजीवी। परजीवी जो हैं ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव जैसे कि बेजबान जीव कहते हैं उस पर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। मृत जीवी, इसमें जीव किसी भी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक।
कवक में राइजोपस और अगैरिक। और कीट भक्षी पादप, ये पादप कीटों का भक्षण करते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो घड़े नुमा आकृति में बनी होती है, जिसमें कि अनेक रोम होते हैं। जब कीट इन रोमों में फंस जाती है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा इनका पाचन होता है, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। सहजीवी पादप, दो भिन्न प्रजातियों के पादपों के बीच के नजदीक संबंध को सहजीविता और ऐसे पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण है। कवक शैवालों को आवास, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे पादप कार्यकी के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में। तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के सहयोग से कार्बन युक्त यौगिकों यानी कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका आप देख सकते हैं, ये है रिएक्शन C6O2 + 12H2O, ये प्रकाश संश्लेषित करके ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6 + 6H2O + 6O2। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल करके खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं और जल से हाइड्रोजन ली जाती है। जल के अपघटन से निकलती ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो कि शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। आगे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी पादपों में श्वसन किस प्रकार से होते हैं। पादपों में श्वसन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान से शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। प्राणियों की तुलना में पादपों में श्वसन तीन तरह से भिन्न होता है। पहला, पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग तक गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। पत्तियों में गैसीय विनिमय, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन वितरित होकर के पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। जब कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो इसे वातावरण में मुक्त करने के लिए स्टोमेटा खुल जाते हैं। इस प्रकार पत्तियों में श्वसन गैसों के विनिमय विसरण द्वारा होता है। पादपों में जनन किस प्रकार से होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पादपों में जनन दो तरह के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी अलैंगिक जनन। तो इसमें पादप बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन निम्न विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण से होता है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की जो विधि है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन। इसमें पादप के मूल, तना, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि तने से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तने से क्या प्राप्त करते हैं, तने के सभी भागों जैसे कि भूमिगत तने से अदरक प्राप्त किया जाता है, लहसुन प्राप्त किया जाता है। अर्धवायवीय तने से दूब घास, पुदीना, गुलदाउदी और वायवीय तने से गन्ना, अमर बेल व मनी प्लांट के नए पौधे उगते हैं। पत्ती से क्या प्राप्त होता है, पत्ती के किनारे कलिकाएं होती हैं जिससे नए पादप का जन्म होता है, जैसे कि ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया एसेट्रा। जड़ से क्या प्राप्त होते हैं, जड़ क्या होते हैं, ऐसे पौधे में जड़ भोजन इकट्ठा करके फूल बन जाती है और सुसुप्तावस्था में चली जाती है। उन पर लगी अपस्थानिक कलियां अगले जन्मांक में नए पौधों को जन्म देती है, जैसे कि शकरकंद, डहेलियां और शतावर एसेट्रा। अब आगे हम मुकुलन विधि के बारे में जानेंगे, यानी बर्डिंग विधि के बारे में। ईस्ट में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ईस्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिका की तरह उभार या मुकुल बनते हैं, जो कि कोशिका से अलग होकर के नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। ईस्ट में ये मुकुलन मात्र कोशिकाओं से अलग हुए बिना भी नए मुकुलन बना देते हैं, जिसमें कि एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। अब आगे हम जानेंगे फ्रेगमेंटेशन विधि के बारे में, यानी खंडन विधि के बारे में।
शैवाल में खंडन के द्वारा जनन होता है। जल और पोषक तत्वों के उपलब्ध होने पर शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं और ये खंड नए जीवों के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। तो अगली विधि इसके बारे में हम जानने वाले हैं, बीजाणु निर्माण कैसे होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। कवक में जनन बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। कम विकसित पौधों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कि बीजाणु कहते हैं। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर के नए पादप बनाते हैं। हरित यानी मॉस और फर्न जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन 2 विधियां परागण और निषेचन के द्वारा होती है। परागण और निषेचन के द्वारा अधिकतर पौधे उभयलिंगी होते हैं। पादपों का जनन भाग पुष्प होता है। पादपों का जनन भाग पुष्प होता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, सेपल्स, दल यानी पेटल्स, पुंकेसर यानी स्टेमेन, अंडप यानी कार्पेल। पुष्प में पुंकेसर और अंडप जनन अंग होते हैं। पुष्प में पुंकेसर और अंडप जनन अंग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक वृंत, जिसे तंतु यानी फिलामेंट्स कहते हैं, और एक चपटा शीर्ष पराग कोशिका यानी एंथर पाया जाता है। परागकणों की उपस्थिति परागकोश में होती है। परागकणों की परागकणों की उत्पत्ति परागकोश में होती है। प्रत्येक परागकण से 2 नर युग्मक बनते हैं। अंडक के 3 प्रमुख भाग हैं, अंडाशय, ओवरी, वर्टिका स्टाइल, वर्टिगाग स्टिग्मा। अंडाशय से बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंड होता है जो कि मादा युग्मक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परागकण के बारे में, यानी पॉलिनेशन के बारे में। जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परागकण कहते हैं। परागकणों का स्थानांतर बहुत से माध्यमों से होता है, जैसे कि वायु के जरिए, जल, कीट और अन्य कारकों से होता है। परागकण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण और परपरागकण। स्वपरागकण क्या है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागकण कहते हैं। और पर परागकण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे परपरागकण कहते हैं। आगे हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स के बारे में। पादप हार्मोन्स पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधों की वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। वृद्धि प्रवर्धक यानी ग्रोथ स्टिमुलेटर, ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस। वृद्धि निरोधक ग्रोथ इनहिबिटर, ये वृद्धि दर को कम करते हैं, जैसे कि एप्सिकम और एथिलीन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो हम बात करते हैं अब ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होता है। ये पौधों की ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन का उपयोग क्या है? ऑक्सिन की अधिक मात्रा तने की वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि कम मात्रा जड़ की वृद्धि को करता है। ये कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि गुलाब के कलम से नया पौधा तैयार करना। ऑक्सीजन का प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। ऑक्सीन कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। ये पौधों के पत्तों और फलों की शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में। जिब्रेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये पौधों के ऊपरी सिरों और भ्रूण में बनता है और इसके सभी भागों में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन का क्या उपयोग है? ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, उनकी जरावस्था को रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके। जिब्रेलिन्स चुकंदर, पत्ता गोभी जैसे पादपों में वोल्टिन यानी पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण वोल्टिन को बढ़ा देते हैं। बीजों की प्रसुप्ति तोड़ने में भी इनका उपयोग होता है जिब्रेलिन का। इसके बाद हम साइटोकाइनिन के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां पे तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होती हैं, जैसे कि मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं और तरुण फल एसेट्रा। साइटोकाइनिन का क्या प्रयोग है?
उन पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है और ये प्रसूति काल को कम करता है और जीर्णता को रोकता है। ये कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं इथिलीन के बारे में। इथिलीन गैसीय अवस्था में होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना होता है। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है इथिलीन। एब्सिसिक एसिड पादप वृद्धि और पादप उपापचय निरोधक का काम करता है। ये कोशिका विभाजन को रोकता है, इसलिए इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। पादप कार्यकी से संबंधित अन्य तथ्य हैं दीप्तिकालिक यानी फोटोपीरियोडिज्म। पादपों के पुष्प की अवधि पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव ही दीप्तिकालिकता कहलाता है। फ्लोरिजेन किसको बोलते हैं? फ्लोरिजेन और फ्लावरिंग हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन होता है फ्लोरिजेन जो कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। इसका निर्माण पत्तियों में होता है। वसंतीकरण यानी वनलाइजेशन, पादपों में शीघ्र पुष्प को प्रेरित करने के लिए उनका कम तापमान पर उपचार यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करना वसंतीकरण कहलाता है। इसकी सहायता से पादपों से कम समय में अधिक फसल प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में पानी सोखे हुए बीज को कम तापमान यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच पर निर्धारित समय के लिए रखा जाता है। वसंतीकरण की प्रक्रिया द्वारा द्विवार्षीय फसलों को एक वर्षीय फसलों में बदला जा सकता है। वसंतीकरण यानी वनलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा द्विवार्षीय फसलों को एक वर्षीय फसलों में बदला जा सकता है। आगे हम बात करेंगे डोरमेंसी यानी प्रसुप्ति के बारे में। पादपों की कलिकाओं, बीजों और ट्यूबर, राइजोम एक्सेट्रा का प्रसुप्त रहना या अंकुरित न होना प्रसुप्ति कहलाता है। अल्फा एमाइलेज एंजाइम बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? पौधों के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जो कि हवा, पानी और मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में 6 वृहद पोषक तत्व और 7 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो हम जानेंगे कि वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। वृहद पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोब्लिडेनम और क्लोरीन। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पादपों में पोषण की विधि है। पादपों में पोषण दो तरीके से पहले होता है, स्वपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। दो तरह के पादप होते हैं। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषी विधि का प्रयोग करता है और परपोषी परजीवी पे निर्भर रहते हैं। मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी होते हैं। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी विधि और रसायन विधि होती है। प्रकाश संश्लेषी विधि सभी हरे पौधे में करते हैं और बैगनी, लाल और हरे बैक्टीरिया होते हैं। परपोषी में परजीवी जो होते हैं ये पूर्ण और आंशिक होता है। मृतजीवी अगैरिकस और राइजोपस होते हैं। सहजीवी लाइकेन और माइकोराइजा होता है और कीटभक्षी ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई, ट्रेप और सनड्यूब है। विभिन्न पादप अंगों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दी रूट के बारे में यानी जड़ के बारे में बात करते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकन यानी रेडिकल के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो कि मिट्टी में उगती है। प्राथमिक मूल से पार्श्व मूल यानी लेटरल रूट्स निकलती है जिन्हें कि द्वितीयक और तृतीयक मूल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूसला जड़ यानी टैप रूट। टैप रूट प्राथमिक मूल, इनकी शाखाएं मिलकर के मूसला मूल तंत्र बनाती है, जैसे कि सरसों का पौधा मूसला मूल तंत्र है। दूसरा रेशेदार या झकड़ा जड़ यानी फाइब्रस रूट। जब प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी होती हैं तो वे पतली जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं, जैसे कि गेहूं का पौधा फाइब्रस रूट से होता है। अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटियस रूट। इसमें मूल मूलांकर के बजाय पौधों के अन्य भागों से निकलती है, जैसे कि घास, बरगद आदि। जड़ का रूपांतरण किस तरीके से होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कुछ पादपों में जड़ें जल और खनिज के अवशोषण के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। इस दौरान उनके आकार व संरचना में परिवर्तन हो जाता है। मुख्य या मूसला जड़ों का रूपांतरण
भोज्य पदार्थ के संचय के लिए रूपांतरण है तुरकुम यानी फ्यूजिफॉर्म का मूली, कुंभीकर्ण का रूपांतरण सलजम है, शंकुआकार गाजर होता है और गांठदार होते हैं मिराबिलिसिस और शकरकंद, ये गांठदार यानी ट्यूबरस होते हैं। रेशेदार जड़ों का रूपांतरण के बारे में बात करें कार्य के आधार पर, तो भोज्य पदार्थ के संचय के लिए कंदिल जड़ें यानी ट्यूबरस रूट्स शकरकंद है, पुलकित जड़ें हैं डहेलिया और शतावर की, ग्रथिल जड़ें हैं अम्बा हल्दी की, मणिकामय जड़ें हैं अंगूर और करेला की, मोनलीफॉर्म है अंगूर और करेला। यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए होते हैं स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट्स बरगद के, अवस्तंभ मूल मक्का और गन्ना का और आरोही मूल पान का होता है। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए चूषण मूल अमरबेल, च्वसनी मूल राइजोफोरा, अधिपादप मूल आर्किड और स्वांगी कारक मूल सिंघाड़ा। कुछ पेड़ पौधे स्वयं को शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं और ऐसे पौधे मरुद्भिद कहे जाते हैं। इन पेड़ पौधों की पत्तियां कांटेदार, जड़ें अत्यधिक लंबी और गहरी तथा तना मांसल हो जाते हैं, जिससे जल की हानि न्यूनतम हो जाती है। कुछ पौधे स्वयं को जलीय पारितंत्र के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं, जिन्हें कि हाइड्रोफाइट यानी जलोद्भिद, और कुछ पौधे लवणीय परितंत्र के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, जिन्हें कि हेलोफाइट्स कहते हैं। जड़ के क्या कार्य हैं? मूल तंत्र का मुख्य कार्य मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करना, पौधों में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना और पादप नियामकों का संश्लेषण करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तना के बारे में यानी द स्टीम के बारे में। तो तना प्राकृत से बढ़ने वाले पादप अक्ष का वो वायवीय भाग होता है जो कि सामान्यतः भूमि के ऊपर स्थित होता है और शाखाएं, पत्तियां और पुष्प धारण करता है। तना के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है तना का? तना का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना और पत्ती, फूलों और फलों को संभालने रखा होता है। जल, खनिज, लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा व सुरक्षा प्रदान करने और कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तना का रूपांतरण की बात करें यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम के बारे में, तो तना का रूपांतरण 3 तरीके से होता है: भूमिगत यानी अंडरग्राउंड, उपवायवीय यानी सब एरियल और वायवीय यानी एरियल। भूमिगत तना के जरिए बात करें तो तने का वो भाग होता है जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हल्दी, अदरक, आलू, ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं। भूमिगत तने का रूपांतरण कई भागों में है। प्रकंद में हल्दी प्रकंद है, अदरक प्रकंद है, कंद है आलू, शलकंद है प्याज और लहसुन, और घन कंद यानी कॉर्म है जमीकंद और अरबी। पत्ती की बात करते हैं, लीफ के बारे में, तो पत्ती तना या फिर शाखा की पार्श्व बहिर्वर्धन है जो कि कली पर विकसित होते हैं। पत्ती के क्या कार्य हैं? पत्ती प्रकाश संश्लेषी क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। पत्तियां प्रतांत यानी लतांतु में रूपांतरित होकर के मटर जैसे पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। कुछ पत्तियां भोजन संचयित करने के लिए करती हैं, जैसे भोजन संचयित करने का काम करती हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन में पत्तियां भोजन संचयित करने का कार्य करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ग्वारपाठा यानी एलोवेरा और नागफनी में पत्तियां कांटा के रूप में परिवर्तित होकर के रक्षा करती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं। कीटहारी पादपों में पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित होकर के पोषण में सहायता करती हैं, जैसे कि घटपर्णी और वीनस फ्लाई। पत्ती के बाद बात करते हैं हम द फ्रूट यानी फल के बारे में। फल एक परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। फल का सामान्यतः इसमें एक फल भित्ति यानी पेरिक्रैप और बीज विद्यमान होते हैं। फल भित्ति शुष्क और गुद्देदार हो सकती है। कभी कभी कुछ पुष्पीय भाग भी फल के भाग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कूट फल यानी फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं, जैसे कि सेब और काजू, जबकि अन्य सभी अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं फल और उनके खाने योग्य कौन सा भाग होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सेब और नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है पुष्पांशन। अमरूद, अंगूर और टमाटर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति और बीजांडासन। पपीता और आम के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। नारियल का जो भाग हम खाते हैं उसको भ्रूणपोष कहते हैं। केले का खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतः भित्ति। गेहूं का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का खाने योग्य भाग है पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची के खाने योग्य भाग है जिसको हम खाते हैं उसको एरियल बोलते हैं।
चना और मूंगफली के खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। शहतूत का खाने योग्य भाग है रसीले परिदल पुंज। कटहल के खाने योग्य भाग है परिदल पुंज व बीज। अनानास के खाने योग्य भाग है परिदल पुंज और नारंगी के खाने योग्य भाग है जूसी हेयर। आगे हम बात करते हैं जैव विकास आनुवंशिकी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे जैव विकास के बारे में। तो चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि वर्तमान जीव आपस में कुछ समानताएं रखते हैं। इसके अलावा ये जीव उन जीवों से भी कुछ समानताएं रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। समय के साथ कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं तो कुछ जीव जो है वो पैदा हुए हैं और ये संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से हुई है। जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल सकी वही जीवित रहा है, जबकि अन्य प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया है। कुछ स्तनधारी जीव जैसे वेल, चमगादड़, चीता और मानव अपग्रपात की अस्थियों में समानता दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके क्रियाकलाप अलग अलग हैं। इन अलग अलग कार्यों के कारण ये संरचनाएं अलग आकार की होती हैं। जीवों के विकास की ये प्रक्रिया अपसारी विकास कहलाती है और ये संरचनाएं समजातीय कही जाती हैं। तितली और पक्षियों के पंख एक समान कार्य करते हैं और एक जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन इनका विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। मूल संरचना और भ्रूणीय विकास की दृष्टि से भिन्न ये अंग समरूप अंग कहलाते हैं और जीवों के विकास की ये प्रक्रिया अभिसारी विकास कहलाती है। अब हम सिद्धांत और उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं उनके बारे में जानेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ओपरॉन अवधारणा है जैकब और मोनाट का। विकास का सिद्धांत दिया है डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा दी है बिडल और टैटम ने। ऐसे अंग जो जीव के पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इन अंगों का उपयोग क्रमिक रूप से कम होता है और धीरे धीरे ये अंग निष्क्रिय होते गए, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। मानव शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कर्णपल्लव अवशेषी अंग है। मानव शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और कर्णपल्लव अवशेषी अंग है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, यानी आनुवंशिकी के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जीवों के आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित होता है, जो कि मटर के पौधे पर किया गया था। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं और जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में समान होते हैं। इसे अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, जबकि मादा में एक जोड़ा XX क्रोमोसोम होता है और नर में XY क्रोमोसोम होता है, जो कि इनके नर व मादा होने का निर्धारण करते हैं। नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त और 50% Y युक्त होता है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें कि X क्रोमोसोम होता है। अंडाणु का X या Y क्रोमोसोम से निषेचन होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन Y धारी शुक्राणु से हो गया तो नर संतति का जन्म होता है, और यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज मादा में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे मानव रोग के बारे में। शरीर में होने वाले अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग या फिर बीमारी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो कि शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। रोग के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। रोग का कीटाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में जानेंगे। रोग अनेक सूक्ष्म जीवों और हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाले एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्मजीवी जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये जीवाणु एथ्रिंग्स था। वो जीवाणु कौन सा था? एथ्रिंग्स था। रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत रोग का जीवाणु सिद्धांत कहलाता है। मानव रोग मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। 2 वर्ग है, पहले तो जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग
कॉन्गेनिटल डिजीज़ यानी जन्मजात रोग है। ये रोग गर्भावस्था और जन्म के समय से ही जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। जन्मजात रोग, ये रोग अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे गर्भावस्था के समय चोट या भ्रूण के क्रोमोसोम्स में असामान्यता आदि। हीमोफीलिया, हृदय के विकार, वर्णांधता आदि जन्मजात रोग हैं। वहीं उपार्जित रोग की बात करें, एक्वायर्ड डिजीज, तो ये रोग जन्म के बाद और जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं। उपार्जित रोग दो तरह के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं यानी इन्फेक्शंस वाले डिजीज, ऐसे रोग जो जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई आदि से फैलते हैं। तो आगे हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया से जनित कौन कौन से रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया से टिटनेस बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनेरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ आदि ये जीवाणु जनित रोग है। वहीं वायरस वाले रोग हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दाद, चेचक, छोटी माता, ट्रोकेमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफालिटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ एसेट्रा। प्रोटोजोआ जनित रोग हैं मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग एसेट्रा। वॉर्म रोग हैं क्रीमजन्य, फाइलेरिया, टिनियसिस और एक्सेरियसिस एसेट्रा। ये वॉर्म रोग हैं, वॉर्म जनित रोग हैं। आगे हम कुछ एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये रोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसका कारण ये है कि ये वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं। इस रोग का प्रसार लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और प्लेसेंटा के संपर्क से हो जाता है। इस रोग में लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना आदि प्रमुख कारण होता है। HIV की जांच के लिए एलिजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19, WHO ने इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया। कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस। चूंकि वर्ष 2019 में चीन के वुहान में इसका पहला मामला सामने आया था, इसलिए इसमें 19 जोड़ा गया है। इस बीमारी के लिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 नामक वायरस नाम दिया गया है। वायरस को उत्तरदायी माना गया है। ये एक संक्रामक बीमारी है जिसे कि विश्वव्यापी महामारी यानी पेंडेमिक घोषित किया गया है। आगे हम मलेरिया के बारे में बात करते हैं। तो इस रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ये जानकारी सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने दिया था, जिन्हें इस कार्य के लिए 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देता है। मलेरिया इस रोग में लाल रुधिर कणिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती है और संक्रमित व्यक्ति में मलेरिया के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो ये डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी होती है, जिसका वाहक मादा एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। येलो फीवर यानी पित्त ज्वर, ये भी एक वायरस जनित बीमारी होती है, जिसका वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। चिकनगुनिया वायरस से फैलने वाली बीमारी है ये। इसका वाहक भी एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। जोड़ों में तेजी से दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते इसके लक्षण हैं चिकनगुनिया के। तो आगे हम फंगल डिजीज के बारे में बात करेंगे। फंगल डिजीज है दमा। इस रोग कारक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। गंजापन जो रोग है, इस रोग के कारक का नाम है टीनिया कैपिटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का उद्भव सर्वप्रथम जापान में हुआ था, इसी कारण इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। ये रोग क्यूलेस प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। ये रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। धान के खेत क्यूलेस मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। ये रोग दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थानों पर फैलता है। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है, जो कि विषाणु जनित रोग है। रोग फैलने वाले वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा
H1N1। अचानक तेज बुखार, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द, खांसी आना आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है। अब असंक्रामक रोग के बारे में हम बात करेंगे। तो सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे कि हीनताजन्य रोग, आनुवंशिक रोग, हरासित रोग, एलर्जी, कैंसर एसेट्रा, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो हीनताजन्य रोग कौन कौन से हैं? डिफिशियंसी डिजीज, ऐसे रोग जो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी से होते हैं, जैसे कि मेरिस्मस प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें पेशियों और वसा ऊतकों का क्षय होता है। रोगी कमजोर और दुर्बल पतला हो जाता है। त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और आंखें भीतर धंस जाती हैं। क्वाशियोकर, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे कि पेट और पैर फूल जाते हैं और त्वचा सिकुड़ करके पपड़ी हो जाती है। यकृत का क्षय होता है क्वाशियोकर रोग में। अब आगे हम हृदय रोग के बारे में बात करते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस, ये हृदय धमनी से संबंधित रोग है, जिसमें कि धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसमें हृदय को रुधिर की आपूर्ति बंद हो जाती है। हृदय शूल, ये अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय की ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे कि सीना और बाईं भुजा में दर्द हो जाता है। हृदय घात, हार्ट अटैक, कभी कभी उच्च तनाव, मोटापा, अधिक वसायुक्त भोजन सेवन आदि से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और हृदय का स्पंदन रुक जाता है। सीने में तीव्र हृदय, पसीना आना, जी मचलना, बाहों में दर्द इत्यादि हृदय घात के लक्षण होते हैं। उच्च तनाव यानी हाइपरटेंशन, अत्यधिक रुधिर दाब के कारण अति तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एलर्जी कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति शरीर की संवेदनशीलता से होती है। सर्दी, सिर दर्द, अस्थमा इत्यादि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। कैंसर, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग को कैंसर कहते हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमा, ये त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में होता है। साक्रोमा, रक्त, पेशियों, उपास्थि और अस्थि में होने वाले कैंसर है। लिम्फोमा, अस्थि मज्जा, प्लीहा और यकृत में होता है। ल्यूकेमिया, WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे आनुवंशिक विकार के बारे में। तो आनुवंशिक विकारों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, मेंडेलीय विकार और क्रोमोजोमीय विकार। मेंडेलीय विकार क्या है? ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित होते हैं, वो मेंडेलीय विकार कहलाते हैं। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशानुगति सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है, जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलीसीमिया, कीटोनूरिया एसेट्रा। हीमोफीलिया क्या है? कौन से रोग हैं? इस रोग में रुधिर में थक्का बनने से संबद्ध प्रोटीन प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं हैं, लेकिन ये जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करता है और हीमोफीलिया का कारण बनता है। इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। फेनिल कीटोन्यूरिया, रोगी व्यक्ति में फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेनिल एलेनिन इकट्ठा हो जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। अब क्रोमोसोमीय विकार के बारे में जानेंगे। तो ये ऐसे विकार हैं जो कि एक या अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं। क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया यानी दांत कोशिका अरक्ता एसेट्रा। सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। तो ये आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम कैसा रोग है? इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। ऐसे नारी बांझ होती हैं क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। अब आगे हम रोग के बारे में जानेंगे, उनके कारक, संक्रमण किस संक्रमण से होता है, उसके लक्षण क्या है और उसके उपचार और बचाव किस प्रकार से किया जाता है।
इन्फ्लुएंजा जो रोग है जिसको फ्लू बोलते हैं, इसका कारण है इन्फ्लुएंजा विषाणु। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा। इसका संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि के द्वारा होता है संक्रमण। वायु संवाहित रोग है ये। इसके लक्षण है खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द आदि। इसका उपचार है, इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं इस रोग के उपचार में उपयोग की जाती है। पोलियो, ये पोलियो वायरस से होता है और ये जल और भोजन के द्वारा होता है। इसके लक्षण हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। इसके बचाव हो सकता है। इसके उपचार की बात करें तो पोलियो टीकाकरण से बचाव संभव है इसका। और खसरा मोरबेली विषाणु से होता है। वायुवाहित रोग है खसरा। इसके लक्षण हैं, आरंभ में नाक व आँख से पानी बहना, शरीर में दर्द और ज्वर आदि। 3 से 4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके बचाव की बात करें तो आराम करना, हल्का भोजन और उबाल करके पानी पिया जाता है। चेचक वेरियोला विषाणु से होता है। ये इस वायरस के द्वारा रोगी से सीधे संपर्क से होता है। इसके लक्षण हैं, ज्वर, सिर में दर्द, जुखाम व उल्टियाँ होती हैं। 3 से 4 दिन बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो कि शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसके बचाव की बात करें तो रोगी के संपर्क में आने से बचना, चेचक का टीका लगाना, ये सारे इसके उपचार हैं। छोटी माता किस वायरस से होती है? कौन सी वायरस है छोटी माता के लिए? वेरिसेला जोस्टर विषाणु। ये श्वास या छींकों के द्वारा होता है। इसके लक्षण की बात करें तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार और जोड़ों में दर्द हो जाते हैं। इसका उपचार किया जा सकता है, सीधा और स्पष्ट उपचार नहीं है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना होता है। रेबीज विषाणु से होता है। ऐसे जानवर के काटने से होता है रेबीज जिसमें कि रेबीज वायरस विद्यमान होते हैं, जैसे कि पागल कुत्ता, बिल्ली आदि। इसके लक्षण है, सिर में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, हल्का बुखार होता है 2 से 3 दिन तक। इसके प्रारंभिक लक्षण है ये सारे। बाद में रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसके उपचार की बात करें तो रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना, ये इसके उपचार हो सकते हैं रेबीज के। हेपेटाइटिस या पीलिया, ये हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं। ये खाने की वस्तुओं के द्वारा होता है, टाइप ए, और रुधिर आधान के द्वारा, टाइप बी से। इसके लक्षण हैं, आँखों और त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है और तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है, खून में पित्त बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है। इसके उपचार की बात करें तो यकृत के इंजेक्शन, दही, हरी साग सब्जियां बिना तेल के और इस सब चीज़ का सेवन करें और आराम करना इसके उपचार हैं। ट्रेकोमा या रोहा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु से होता है। इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से हो जाता है ये रोग। इसके लक्षण हैं, आंख लाल हो जाती है, कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है, आंख में दर्द बना रहता है, पानी आता है और दृष्टि कमजोर हो जाती है। इसके उपचार हैं, रोग विरोधी एंटीबायोटिक्स और मलहम, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटोन का प्रयोग करना। हैजा विब्रियो कैलरी जीवाणु से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। इसके खाने की वस्तुओं दूषित जल के द्वारा हो जाता है। इसके लक्षण की बात करें तो उल्टी और दस्त हो जाता है, जल की कमी होती है, पेशाब बंद हो जाता है, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार है, ठंडी वस्तुएं, अमृत धारा और हैजे का टीका लेना, पानी को उबाल करके और शुद्ध करके पीना। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इसमें प्रदूषित जल से हो जाता है, रोगी के मल मूत्र और थूक के द्वारा भी हो सकते हैं। इस रोग के फैलने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। इसके लक्षण की बात करें तो सिर में दर्द हो जाता है, ज्वर हो जाते हैं, शरीर पर लाल दाने उभर जाते हैं जिसमें कि पानी भर जाता है और पाचन शक्ति खराब हो जाती है। टाइफाइड का टीका लगवाना और क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना इसके उपचार हैं। टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से होता है। शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लक्षण है, तेज बुखार आना, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरी शरीर धनुष के आकार में बन जाती है, तन जाती है। इसके उपचार हैं,
एंटी टिटनेस वैक्सीन, पेनिसिलिन और एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना। बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से होता है। इसमें ये खाने की वस्तुओं से होता है डिप्थीरिया। इसके लक्षण हैं जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बना करके श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं। तेज बुखार या हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रोगी को अलग कमरे में रखना इसके उपचार है और एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना। बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना और डिप्थीरिया टिटनेस का कुक्कुर खांसी से बचाता है। तपेदिक या क्षय रोग यानी टीबी। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से। इसमें थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल और वायु के माध्यम से हो जाता है तपेदिक। इसके लक्षण है प्रारंभ में हल्का सा ज्वर होता है, खांसी आती है, बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान एवं कमजोरी का अनुभव होता है, बलगम के साथ खून भी आने लगता है। इसके उपचार हैं घर में कमरों को स्वच्छ और वायु, सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखना, रोगी के संपर्क से बचना, बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना, ये सारे इसके उपचार हैं। काली खांसी। काली खांसी होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु से। काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है और ये हवा से होता है काली खांसी। इसमें लगातार खांसी आता है। इसके उपचार है काली खांसी का टीका यानी डीपीटी का टीका लगवाना। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के जीवाणु हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोमेटेसिस जीवाणु। इसमें लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क रहने से भी होता है। लक्षण है शरीर के जिन स्थानों पर ये रोग होता है वहाँ पे संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती है और रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंततः हाथों और पैरों की उंगलियों में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गल करके विकृत हो जाते हैं। इसके उपचार है सल्फा ड्रग का प्रयोग करना, घाव को साफ रखना। प्लेग। प्लेग होता है येर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु से। ये पिस्सुओं से जो कि संक्रमित चूहों के कीटाणु के लिए होते हैं। इसके लक्षण है तेज बुखार, गर्दन और टांगों में गिल्टियां निकल आती हैं। कुछ प्रकार के प्लेगों में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार है प्लेग के टीके लगवाना और चूहों के घर में नहीं आने देना। सिफिलिस। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होता है। इसमें रोगी के साथ संभोग करने से होता है। इसके लक्षण हैं शिश्न और योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते और अंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इसके उपचार है पेनिसिलिन का सेवन। गोनोरिया। गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरी से होता है। इसके ये वायरस हैं। ये इसमें रोगी के साथ संभोग से होता है। इसके लक्षण हैं मूत्रजनन पथ पर म्यूकस का संक्रमण, जोड़ों पर दर्द और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसके उपचार है रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना। कालाजार। कालाजार लिशमैनिया से होता है। बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के काटने से हो जाता है कालाजार। इसके लक्षण है तेज बुखार और पीलिया हो जाती है। इसके कोई उपचार नहीं है। पेचिस। पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, अशुद्ध जल से हो जाता है पेचिस। इसके लक्षण हैं सिर दर्द और बुखार हो जाता है, वह पेट में मरोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, पखाने में रक्त के साथ साथ परजीवी की पुट्टियां भी आती हैं। कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत, हृदय, फेफड़ों में, मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहां पे घाव कर देते हैं। इसके उपचार है हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगो करके उपयोग में लाना, पानी उबाल करके पीना, रोगी को पूरी सफाई से रखना। फाइलेरिया। फाइलेरिया होता है वुचेरिया ब्रैकोफ्टी गोलक्रेम से। ये क्यूलेक्स मच्छर से गंदे पानी में रोगाणु का जन्म तेजी से होता है। इसके लक्षण है शरीर के अंग सूज करके बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पाँव। इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है, पाँव फूल जाते हैं इसमें। रोग की शुरुआत के साथ ही तेज बुखार भी हो जाता है। इसके उपाय हैं उपचार स्वच्छ पानी का प्रयोग करना, क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाईएथिल कार्बेमेजिन का प्रयोग करना, हाइड्रोजन MSC आदि दवाओं का सेवन करना। टीनियासिस। टीनियासिस किस परजीवी से होता है? टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। इसमें संक्रमित सूअर का अधपका मांस खाने से हो जाता है टीनियस। इसके लक्षण हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, केवल कभी कभी अपचय और पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है।
इसके उपचार है सूअर का मांस पूरी तरह पका करके ही खाना चाहिए। अगला रोग है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस एस्किस लुम्ब्रिकॉर्डिस से होता है और ये भोजन के जरिए फैलता है। इसके लक्षण है पेट में तेज दर्द हो जाता है, वजन वृद्धि होती है, वजन वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, ज्वर खांस की तकलीफ का कारण बनता है। इसका उपचार है स्वच्छता। एथिलीट फूड ट्राइकोफाइटोन कवक से होता है और खाज भी और ये जो है किसी भी प्रकार से इन कवकों के संपर्क में आने से होता है, त्वचा में जलन हो जाती है। इसका उपचार है स्वच्छता। खाज जो है सरकॉप्स स्केबिज कवक से होता है, इसमें ये किसी भी प्रकार के इन कवक के संपर्क में आने से हो जाता है। इसके लक्षण है त्वचा में खुजली हो जाती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। स्वच्छता इसका उपचार है। दाद जो है ट्राइकोफाइटोन कवक से होता है, इसमें कवक से किसी प्रकार के कवकों के संपर्क आने पर यह हो जाता है दाद, और इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और इसका उपचार है स्वच्छता। और आगे हम अध्ययन का विषय और उस विषय के नाम के बारे में बात करेंगे। पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है? आर्निथोलॉजी में करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी में करते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी में करते हैं। वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स में करते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का विषय का नाम है फ्रेनोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन जनांकी कहलाता है यानी डेमोग्राफी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन इथोनोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पेलियो वनस्पति यानी पेलियो बॉटनी में करते हैं। जैविक जगत कार्य पद्धति का अजैविक तंत्र में अनुप्रयोग बायोनिक्स कहलाता है और वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। अब हम जांच और उनसे संबंधित अंग के बारे में जानेंगे। ईसीजी ईसीजी किस लिए किया जाता है? मस्तिष्क में ईसीजी करते हैं। ईईजी मस्तिष्क में किया जाता है। ईसीजी हृदय में करते हैं। ईओजी आँख में करते हैं जांच। ईओजी जो जांच है वो आँख में किया जाता है। ईएमजी मांसपेशियों में किया जाता है। ऑडियोग्राम कान में किया जाता है जांच। मैमोग्राम की जांच वक्ष में करते हैं और बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी की जांच बोन में किया जाता है यानी अस्थि में किया जाता है। अब हम खोज और खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। किण्वन की खोज की है लुई पास्चर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया है। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज डार्बिन ने किया है। विटामिन की खोज फंक ने किया है। जिबरेलिन पादप हार्मोन की खोज कुरोसोवा ने किया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडेन एवं स्वान। तो अब आते हैं विविध में, यानी विविध में हम एक एक चीज को देख लेते हैं। गाय का दूध कैरोटीन के कारण पीला हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है। मसालों में उपयोग होने वाले लौंग पुष्पकली है। लहसुन की गंध का कारण सल्फर यौगिक की उपस्थिति होता है। प्याज के काटने पर आंखों में आंसू होते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सेइसिन के कारण होता है। दूध लैक्टोबैलिसस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। आर्क्योप्टेरिस पक्षी जुरैसिक काल का जीव था जिसमें कि सरीसृप और पक्षीवर दोनों के गुण विद्यमान थे। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी जीव है। समुद्री गाय समुद्री सिंह डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। केसर पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है केसर। रेशम का कीड़ा कावस्थ यानी प्यूपा अवस्था में रेशम उत्पादित करता है। मछलियों में श्वसन गलफड़े यानी गिल्स के द्वारा होता है जो कि जल में घुली ऑक्सीजन को उपयोग में लाते हैं। कीटों में श्वसन वातक तंत्र के द्वारा होता है। हेरोइन अफीम यानी पोस्ता अफीम से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनता है। भोजन की विषाक्तता का कारण सैल्मोनेला बेंसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। डाइटम जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। इसका उपयोग पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। किसी भी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अब हम रासायनिक तत्वों के बारे में जानेंगे और उसके चिकित्सीय उपयोग के बारे में।
आयोडीन 131 का चिकित्सकीय उपयोग है थायराइड ग्रंथि। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का इलाज किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो रासायनिक तत्व है ये ट्यूमर की पहचान है। सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम और फास्फोरस 32 रक्त कैंसर का उपचार। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है। पोलियो का टीका जॉन साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। मेटाक्स परीक्षण 6 रोग यानी टीबी की पहचान के लिए किया जाता है। पारे की विषाक्तता के कारण मीना माता रोग हो जाता है और थैलेसीमिया के रोगी में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, जिससे कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो यहीं से हमारे इस चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है और उसके साथ ही बायोलॉजी जो है वो समाप्त हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।